हेलो दोस्तों, आज है 21 जनवरी। 21 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहला है आईएनएस मुंबई को लेकर। तो अपना जो आईएनएस मुंबई ये जहाज है, ये जा रहा है सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भाग लेने के लिए। तो ये क्या है, जहाज के बारे में देखें तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है गाइडेड मिसाइल के लिए आईएनएस मुंबई। और ये जा रहा है ला पेरोस। अब ला पेरोस क्या है, तो ला पेरोस का अगर बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं हिस्ट्री में, तो एक ये हुआ करते थे पहले नाविक। नाविक कैसे नाविक, ये खोजकर्ता हुआ करते थे जो ऑस्ट्रेलिया की खोज पे निकले थे, जो नाम पढ़ा था ना। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज पे निकले थे 1788 में। तो उन्हीं के नाम पे ये ला पेरोस नाम पड़ गया था। जो अभ्यास होता है, ये अभ्यास कराता कौन है, अभ्यास कराता है फ्रांस। तो अभ्यास फ्रांस के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और इसका पहला संस्करण हुआ था 2019 में। 2019 में पहला हुआ था। और इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, भारत ने फर्स्ट वाले में भाग नहीं लिया था। और ये चूंकि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ला पेरोस, तो बहुराष्ट्रीय तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कई सारे देश इसमें भाग लेते हैं। दूसरा जो संस्करण है वो हुआ था 2021 में, और भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। इस बार ये हो कहाँ रहा है, इस बार ये हो रहा है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का मैप देखेंगे, उससे पहले देखें इसका उद्देश्य क्या है। तो समुद्र के बीच जो समुद्री नौसेना है उनके बीच क्या है, जागरूकता बढ़ाना, अनुकूलित करना, उनके बीच समन्वय अच्छा सा हो सके। ये 2 दिवसीय ये अभ्यास है और 2 वर्ष में होता है। अब इंडोनेशिया में इन जगह पे हो रहा है, जैसे सुंडा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट, इन जगहों पर इसका चर्चा चल रही है, तो इनको देखते हैं। तो अगर हम इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो ये पहला आइलैंड पड़ेगा सुमात्रा आइलैंड। ये वाला आइलैंड कौन सा है, सुमात्रा आइलैंड। तो सुमात्रा आइलैंड और ये वाला आइलैंड है मलेशिया आइलैंड। इसके बीच में एक स्ट्रेट है, उसको नाम क्या देते हैं, मलक्का स्ट्रेट। तो मैप पता होना चाहिए, मलक्का स्ट्रेट। दूसरा स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट, ये है सुंडा। सुमात्रा और जावा, ये आइलैंड कौन सा है, जावा। इनके बीच में एक स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट। फिर उसके बाद है जावा के बाद ये आइलैंड है बाली आइलैंड, बाली। और इधर है लोम्बोक आइलैंड। तो बाली और लोम्बोक के बीच कौन सी स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट। अब जो ये सुंडा स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट है, ये दोनों स्ट्रेट जो है जल संधि, वो इंडोनेशिया के एरिया में है। और इनकी इंपोर्टेंट चीज क्या है, ये हिंद महासागर, ये कौन सा, इंडियन ओशियन। और ये कौन सा इधर, पैसिफिक ओशियन। तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट। तो ये याद रखना है, क्योंकि इन्हीं एरिया में ये क्या हो रहा है, इस बार नौसेना अभ्यास हो रहा है। इधर ये आइलैंड अगर देखते हैं इंडोनेशिया का, इस क्षेत्र में ये पूरा इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है। तो इंडोनेशिया का एरिया ये वाला भी है, बोर्नियो आइलैंड वाला। और ये एक आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड। तो जावा सी है यहाँ पे, जावा आइलैंड की वजह से यहाँ वांडा है। ये सुलावेसी आइलैंड है, इधर पपुआ न्यू गिनी एक दूसरा कंट्री है। तो ये हमने मैप देखा। अब इसमें देखा ही है जैसे कि जहां जहां ये हो रहा है वो कौन सा एरिया है, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक। तो तीनों के बारे में पता चला। लोम्बोक कहाँ है, बाली के आगे वाला आइलैंड है लोम्बोक, वहीं पे लोम्बोक है। और मलक्का देख ही लिया, और एक सुंडा। तो इन सब के बारे में देखा जो मैपिंग थी। अगला है लोकपाल को लेकर। और इंडोनेशिया का एक चीज और देख लेते हैं। इंडोनेशिया का जो एरिया है, ये जो लाइन जा रही है, ये 0 डिग्री लाइन है। तो इंडोनेशिया 0 डिग्री पे स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 आइलैंड है, प्लस 17,000 से आइलैंड है, और इक्वेटर पे स्थित है। तो और इसका ये वाला एरिया हिंद महासागर से, और इधर की तरफ उत्तर पूर्वी कहा जाएगा तो प्रशांत महासागर से स्थित है। और जो ये मलक्का स्ट्रेट है, थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं। तो ये मलक्का स्ट्रेट है, ये समुद्री व्यापार का राजमार्ग की तरह कहा जाता है इसे। यहाँ पे जो इंडोनेशिया में पहले किसका शासन हुआ करता था, तो यहाँ शासन हुआ करता था डच वालों का, जो नीदरलैंड वाले लोग थे, उनका इस एरिया में शासन हुआ करता था। अब कोई बताए कि कब ये स्वतंत्र हुआ था, तो भारत की आज़ादी से पहले या भारत की आज़ादी के बाद इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था। तो इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था 1945 में। हम 47 में हुए थे, इंडोनेशिया 1945 में ये स्वतंत्र हुआ था। आइलैंड भी हमने देख ली, बाकी थोड़ा थोड़ा मैपिंग भी देख ली है यहाँ की। अब अगला जो है आर्टिकल वो है लोकपाल को लेकर। तो लोकपाल के बारे में कैसे याद रखते हैं, तो मान लो एक राजा का दरबार है। एक क्या है, एक राजा है और उसका एक दरबार है। राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री रहते हैं। और मंत्री और जनता के बीच क्या होता है, मतलब जनता और मंत्री के बीच कामकाज की वार्ता होती है। और इसी में क्या होता है, पता चला कि जो मंत्री हैं वो जेब में भर रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इससे पता चला कि भ्रष्टाचार चल रहा है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, राजा एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो एक ईमानदारी का रक्षक कहलाएगा, ईमानदार होगा व्यक्ति, रक्षक। और इसी व्यक्ति को नाम क्या दिया जाता है, लोकपाल। तो क्या हमें समझ में आया कि प्रशासन में, शासन व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार को रोकने का व्यक्ति होता है उसे ही क्या कहते हैं, लोकपाल। अभी चर्चा में आज क्यों है,
क्योंकि ये 11 साल इसके हो गए हैं। 2013 में ये नियुक्त हुआ था, मतलब लोकपाल जो अधिनियम आया था, जो हमने पढ़ा था 2013 में, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, उसके बाद ये आया था और उसके बाद 2013 में ये पारित हो गया था। तो उसकी 11वीं साल है, इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। अब इसके बारे में और देखते हैं। तो लोकपाल जो शब्द है, अब लोकपाल वैसे तो हम देखते हैं ओम्बुड्समैन शब्द होता है जो यूरोप में लिया था। लोकपाल जो शब्द अपने यहाँ दिया था वो 1963 में एल एम सिंघवी एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था। कब? 1963 में एल एन सिंघवी एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको नाम को दिया था। पर जो पहले से नाम चलता था वो क्या था? ओम्बुड्समैन। अब ओम्बुड्समैन कहाँ से आया था? तो ये स्कैंडिनेवियन देशों में चलता था। स्कैंडिनेवियन देश मतलब स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में ये नाम चलता था ओम्बुड्समैन। वहीं से हमने ये नाम को बदला, किसने? एल एन सिंघवी ने, और ये नाम दे दिया लोकपाल। कब ये एल एन सिंघवी ने दिया था? 1963 में। तो इम्पोर्टेंट है 1963 में। फिर 11 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ 2011 में, उसके बाद 13 में क्या हुआ? लोकपाल अधिनियम पारित हुआ। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। लोकपाल केंद्र में रहेगा और लोकायुक्त कहाँ रहेगा? राज्य में रहेगा। तो दो स्तर पे ये रहेगा। लोकपाल क्या करता? लोकपाल एक स्वतंत्र निकाय है जो प्रधानमंत्री, पीएम हो, मंत्री हो, सांसद हो और सरकारी अधिकारियों, सारे अधिकारी, इन सबके आरोपों की जांच करता है। मेन बात आएगी आगे पीएम तक इसके दायरे में आता है। मंत्री और सांसद और अधिकारी तो आएंगे ही आएंगे, पीएम तक आएगा। पर पीएम की जांच थोड़ी कठिन है, क्योंकि पीएम के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि हुई है उसकी जांच नहीं कर सकता। पीएम के पर्सनल वाली चीजें, ऑफिस के काम, उनकी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कई सारी रोक हैं। पर हाँ, अगर ये कहेगा क्या दायरे में आता है पीएम, तो दायरे में तो आता है। तो ये है, तो ये जनता का प्रहरी टाइप का है। जो लोकपाल है वो जनता का प्रहरी है। तो ये है। इसका संवैधानिक निकाय है कि वैधानिक? तो सांविधिक तो नहीं है ये, संवैधानिक तो नहीं है। ये कैसा है? वैधानिक निकाय है, क्योंकि विधि आई थी। तो ये कैसा है? वैधानिक निकाय है, क्योंकि ये 2013 में अधिनियम आया। तो विधि से आया था, तो वैधानिक निकाय हो गया 2013 के। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, जो एक चेयरपर्सन होगा, और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं अधिकतम। तो एक चेयरपर्सन, अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 50% कैसे होते हैं? न्यायिक होने चाहिए, क्योंकि 50% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए। 50% में एससी, एसटी और ओबीसी प्लस महिला वगैरह होनी चाहिए 50% में। तो 50% न्यायिक से रहेंगे, 50% ये रहेंगे। क्षेत्राधिकार पीएमआई आते हैं इसके में, मंत्री और सारी चीजें आ जाएंगी जितने अधिकारी हैं। क्या एनजीओ आ सकते? बिल्कुल एनजीओ आ सकते। जिन्हें सरकारी फंडिंग मिलती है वो सारे एनजीओ इसमें आएंगे, कि सरकार का रुपए जिन्हें मिल रहा है वो कैसा कर रहे हैं काम। तो सरकारी जिन्हें फंड मिलता है, साथ ही साथ ऐसे एनजीओ और ऐसी संस्थाएं भी आ जाएंगी जिन संस्थाओं को 10 लाख से ज्यादा विदेशी लोन भी मिल रहा है, मतलब विदेश से आय फंड वगैरह मिल रहा है। तो ये है। अब पीएम के कुछ मामले हैं जो इसके दायरे से बाहर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अब ऐसा ऐसे लेखपाल को थोड़ी ना लोकपाल को बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, परमाणु ऊर्जा का मामला हो, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर वाला मामला हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा मामला हो, इनकी जांच लोकपाल नहीं कर सकता है। तो ये देखा हमने। तो लोकपाल के बारे में मेन है, भ्रष्टाचार के मामले में काम करेगा। सीबीआई जो होगी स्वतः, मतलब इसमें सीबीआई लोकपाल के अंतर्गत नहीं है, पर सीबीआई को काम सौंप सकता है, मतलब लोकपाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हुआ लोकपाल के बारे में। अब इसके बारे में देखें तो 1963, जैसा कि अभी मैं बताया था, कि पहली बार संसद में लोकपाल को लेकर विचार विमर्श हुआ था, तभी सिंघवी ने लोकपाल का शब्द दिया था। तो 63 में ये विचार हुआ। 66 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग इंपोर्टेंट आ जाएगा 66 में। दो स्वतंत्र प्राधिकरण, एक केंद्र और राज्यों में इनकी नियुक्ति की बात कही गई थी। तभी तो होता है, एक लोकपाल होता है, राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त, तो केंद्र में लोकपाल होता है। तो दो स्तर की बात 66 में करी गई थी। कब? पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के समय। फिर 68 में लोकपाल विधेयक संसद में पास भी हुआ था, लेकिन पारित नहीं हो, मतलब पेश हुआ था पर पारित नहीं हो पाया। 11 में फिर पारित किया गया था। तो मेन बात है, क्या पहली बार विधेयक 13 में आया था? नहीं, पहली बार विधेयक पहले आ चुका था 68 में, पर पारित नहीं हो पाया। 11 में आया, वो 13 में पारित हुआ। 2002 में
क्या हुआ था कि एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा हो रही थी। उस समय भी सिफारिश की गई थी कि लोकपाल को रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाए, तो चलैया ने ये कहा था। फिर 2005 में जब दूसरा प्रशासनिक सुधार आ गया था, एआरसी पहला वाला 66 में, दूसरा जब प्रशासनिक सुधार आया उसने भी लोकपाल की बात की। फिर 13 में आई गया था। फिर उसके बाद 13 का संशोधन 16 में किया गया था। 17 में उसमें कुछ नियुक्ति के मतलब ये कहा गया था कि लोकपाल नियुक्ति प्रक्रिया में अगर केवल विपक्ष का नेता अनुपस्थित है तो क्या रोक दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी कहा था कोर्ट ने। तो ये वाला है। ऐतिहासिक देख चुके हैं, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके लिए बात की थी। 13 में विधेयक आया था। स्वीडन और उधर फिनलैंड की तरफ ये यहाँ पे अवधारणा आई थी ओम्बुड्समैन की। और पहले जो अपने अध्यक्ष थे वो कब बन पाए थे, 2019 में, तो काफी लेट बने थे पहले। तो पिनाकी चंद्र घोष थे पहले अपने लोकपाल। पिनाकी चंद्र घोष 2019 में थे। बाकी ये देख ही लिया, सार्वजनिक क्षेत्र 10 लाख से अधिक विदेशी फंड मिले, सबकी जांच हो जाएगी। नियुक्ति कैसे होगी, तो नियुक्ति कैसे होगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। इंपॉर्टेंट पहली चीज, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पर जो चयन समिति होगी उसकी सिफारिश के आधार पर होगी। हर ही चीज में राष्ट्रपति केवल नियुक्ति करता है, उससे पहले तो वो चीज डिसाइड हो चुकी होती है। तो कौन होगा, पीएम होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, सीजेआई या कोई प्रख्यात न्यायविद होगा। सीजेआई जो अपना चीफ जस्टिस है। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, सीजेआई होगा। कार्यकाल 5 और 17 के आसपास होगा, मतलब आसपास क्या, 5 और 17 होगा। संरचना क्या होगी, तो इसमें अधिकतम अभी 8 सदस्य देखे तो वही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है अध्यक्ष, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, या सुप्रीम मतलब भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कोई भी हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश चलेगा यहाँ पे, या भारत के पूर्व न्यायाधीश कोई होगा वो चलेगा। जांच कब करेंगे, तो पहली जांच होनी चाहिए प्रारंभिक जांच 90 दिन में, पर उसे बढ़ाया जा सकता है 180 दिन तक, मतलब 6 महीने तक। तो 90 दिन में होनी चाहिए, 6 महीने में अधिकतम होनी चाहिए। 7 साल की सीमा इसमें एक तय है। ये थोड़ा नेगेटिव सा पॉइंट है कि 7 साल से पुरानी जांच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट अभी एक और बात आई है जो मेंस में यूज कर सकते हैं कि 5 वर्षों से लगभग 5 वर्षों में लगभग 90% शिकायतें इन्होंने खारिज कर दी हैं। और वो भी इस बात को लेकर कि प्रारूप सही नहीं है, मतलब पेपर में जो लिख के लाए हो उसमें कोई ये कमी है कि यहाँ कॉमा नहीं लगाया है, यही चीज सही है, मतलब वो प्रारूप सही नहीं था कि सेवा में इधर लिखना था इधर लिख गया। तो केवल इस वजह से 90% इन्हें खारिज कर दी है। तो इसकी भी आलोचना होती है। तो ये है। अगला है बंकापुर, जो बुल्फ सेंचुरी है उसके बारे में देखते हैं। तो है कहाँ पे, ये कर्नाटक वाले एरिया में जो बंकापुर है, बांकीपुर पड़ते हैं ना। तो जो ये वाला एरिया है कर्नाटक वाले एरिया में। तो कर्नाटक वाले एरिया, यहाँ पे हुआ क्या है, भेड़िया के 8 शावकों का जन्म हुआ है। तो भेड़िया के कितने 8 शावक हैं, उनका जन्म हुआ है। तो इसकी वजह से ये अभी चर्चा में काफी चल रहा है। तो अब ये एरिया में देखें तो यहाँ पे इंडियन इंडियन ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं, ग्रे भूरे टाइप के। तो इंडियन ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं और झुंडों में रहते हैं। ये कैसे अपने झुंडों में रहना पसंद करते हैं, तो अगर पूछ ले ऐसा आ जाता है ना विशेषता। और किस एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में। कर्नाटक के हावेरी जिला है उसमें ये पाए जाते हैं, हावेरी जिला। तो ये वाला एरिया है। यहाँ पे भेड़ियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे काम किया गया। तो ऐसा पूछा जाए कि भेड़ियों का संरक्षण किस राज्य में मतलब अभी चर्चा में चल रहा था, तो कौन सा एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया के बंकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वुल्फ सेंचुरी है जो ये वाली। कर्नाटक वन विभाग द्वारा ये लागू किया गया है, मतलब बताया गया कि 8 शावक जन्म लिए, उनकी सुरक्षा वगैरह का ये चल रहा है। हम भेड़िया के बारे में देखें इंडिया के, तो ये इंडिया में आता है दुर्लभ और संकटग्रस्त में आ जाता है। दुर्लभ और संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उनमें आता है। और ये पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वनों में, पर्णपाती क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती में पाया जाता है, मतलब यहाँ मैदान टाइप के हो एरिया, क्योंकि ये शिकार करते हैं तो शिकार के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो ये कौन सा एरिया होता है, शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडुअस में पाए जाते हैं। और मैदान होना चाहिए, झाड़ियाँ हो, ऐसी जगह पे ये पाए जाते हैं। और अन्य वन्य जीव जिन एरिया में पाए जाते हैं जैसे लोमड़ी शेर, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये, अब ये इनकी मेन जो भूमिका होती है वो शिकारी के रूप में होती है। तो ये देखा, मृत जीवों को खाकर ये क्या करते हैं, पर्यावरण के बारे में देखें तो पर्यावरण को कैसा करते हैं, साफ भी रखते हैं। तो ये इनके बारे में है। तो ये इनका देखा जो मेन मेन चीजें हैं। अब इनकी विलुप्ति के भी मतलब इनका, अगर हम वुल्फ सेंचुरी बना रहे हैं तो समस्या आ रही होगी, तभी तो बना रहे। तो समस्या क्या चल रही है कि वनों को किया जा रहा है, काटा जा रहा है इन एरिया में। अब जब वनों को काटा जा रहा है तो इन पे आ रही है दिक्कत, मतलब इनका आवास होता जा रहा है छोटा। तो अब इनके
बारे में देखते हैं फैलाव। तो फैलाव है दक्षिण और पश्चिम एशिया में। तो दक्षिण पश्चिम एशिया जो म्यांमार से इधर की तरफ चलेंगे भारत में इस वाले एरिया में, तो दक्षिण पश्चिम एशिया इनके महाद्वीप, इनका जो मेन एरिया है फैलाव इनका है। निशाचर है, शाम को से लेकर सुबह तक काम करते हैं, मतलब रात में केवल ये खाते हैं, शिकार करते हैं ज्यादा मात्रा में। जो वुल्फ देखते हैं तो वो है एक विवाही होते हैं, अपने जीवन भर केवल एक के ही साथ रहते हैं जोड़े में। इनका जो मेन है कि शावक होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं, 9 से 12 दिन के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। कभी कभी आ चुके हैं ये ऐसे पेपर में आते हैं उनकी विशेषताओं को लेकर क्या ऐसा होता है। तो जो इनके शावक पैदा होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं, और 10 से 12 दिन में ये क्या करते हैं, आंखें खोलते हैं। तो गर्भावधि होती है वो 2 से 3 महीने के बीच में है। विशेषताएं क्या है, छोटे झुंडों में रहते हैं, यात्रा करते हैं, और क्या करते हैं, अनेक प्रकार की मतलब क्या होते हैं, अन्य प्रकारों की तुलना में कम आवाज करते हैं ये अन्य जो जानवर वगैरह होते हैं। तो ये है शांत टाइप के रहेंगे, पर वो रात में आवाज करते हैं ज्यादा। झाड़ियों घास और ये सब देख ही लिया। परिशिष्टि वन में साइट्स के हैं, और अपनी जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें अनुसूची 1 में आ जाते। नुकसान सभी खतरे जीवन, जो सभी जीव हैं उन्हें ज्यादातर खतरा जंगली जीवों को यही होता है, आवास का नुकसान, और सरकारी जो शिकार शिकार है वो प्रजातियों का ह्रास होना जैसे, और जो जानवर है वो कम हो रहे हैं तो इनके लिए शिकार कम बचेगा, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा है आवास का नष्ट होना। तो ये हमने देख लिया इनके बारे में। उसके बाद अगला अगर देखें, अगला आर्टिकल है रबड़ को लेकर। तो पहलों में क्या है इनके लिए, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो ये है अगला। तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखें तो इन्होंने 2 पहलें चलाई हैं रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो अगर ऐसा सोचो कि केरल वाला एरिया है वो मेन जाना जाता है भारत में किसके लिए, रबर के लिए। तो रबड़ के लिए जो मेन एरिया जाना जाता है केरल का जाना जाता है। अब मिलता कैसे है रबड़, तो जो पेड़ होता है रबड़ का उस पे क्या होता है, उससे लेटेक्स निकलता है। तो पेड़ जो होते हैं उनसे एक लेटेक्स निकलता है, एक पदार्थ होता है सफेद पदार्थ, लेटेक्स, वो निकलता है। यही लेटेक्स से कार के टायर, जूते, सारी चीजें, फुटबॉल, जी सारी जो प्लास्टिक के काम होते हैं, मतलब रबर के काम होते हैं, प्लास्टिक नहीं, रबर के काम होते हैं, इससे ही किए जाते हैं। अब इन्हें कोई कंट्रोल करता है क्या, बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो एक रबर बोर्ड है वो इसे क्या करता है, कंट्रोल भी करता है ये पूरे रबड़ के भारत वाले क्षेत्र को। तो ये अब रबड़ प्राकृतिक रूप से पॉलीमर है। रबड़ कैसा होता है, एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ऐसे साइंस में आ जाते हैं रबड़ कैसा है, तो एक प्राकृतिक है क्योंकि नेचुरली तो प्राप्त हो रहा है, तो प्राकृतिक पॉलीमर है, और रबड़ के पेड़ से ये मिलता है। तो ये देखा हमने। भारत के बारे में बात करें तो प्राकृतिक रबड़ में हम उत्पादकों में टॉप उत्पादकों में से आते हैं, चौथे उत्पादक के रूप में आते हैं। तो ये देखा। तो पहले हम इससे यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, दो इन्होंने पहले स्टार्ट करी है। जैसे एक है ISNR, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, पहला है INSR, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, एक पहल है। दूसरा रबर बोर्ड ने जो स्टार्ट की है पहल, वो है INR कनेक्ट। तो INR कनेक्ट, तो जो ISNR है ये क्या है, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और दूसरा है INR कनेक्ट। पहलों का अनावरण किया है, क्यों किया है, प्लेटिनम जयंती जो है वो 1947 की, 75 वर्ष वाला। अब पहलों के बारे में देखें क्यों पहलें चलाई गई हैं। तो जो INSR है, अब होता क्या है, यूरोप में जब हम कोई माल भेजते हैं तो यूरोप कई तरीके के पर्यावरणीय जांच करता है, वो सही है कि नहीं है, कोई उनमें सब खराबी तो नहीं है, केमिकल ज़्यादा यूज तो नहीं हुए, वरना वो लौटा देते। तो यूरोप के मानकों के अनुरूप रबर डेवलप करने के लिए क्या किया गया है, INSR को बनाया गया है। दूसरा INR कनेक्ट, इसमें क्या है, जहाँ रबड़ अभी हो रही है, मतलब अनुत्पादित रबड़ बागान है, उनके बागान के मालिकों के साथ बातचीत करके और उत्पादकता को और बढ़ावा देना है। तो ये दोनों के कनेक्ट वाले का और INSR का कारण है। तो यूरोपीय बाजार के लिए मेन है इसका, और कनेक्ट वाले का उद्देश्य क्या है, रबड़ के बागानों से मिलना, जो बागान मालिक है, और उनसे द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देना, प्रथाएं अच्छी अच्छी मतलब तरीके बताना, और रबड़ को बढ़ावा देना। तो ये, अब रबड़ के क्षेत्र के बारे में देखें तो भारत उपभोक्ता है चौथा, और उत्पादक में हम तीसरे स्थान पे। तो उत्पादक हम कौन से, थर्ड स्थान पे हैं उत्पादक में। तो ये भी इंडिया इम्पोर्टेंट है, पर उपभोक्ता में हम चौथे स्थान पे है प्राकृतिक रबड़ के। अब भारत में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होती है, केरल में ही। 90%, 85 से 90% जो रबड़ होती है वो केवल और केवल केरल में ही हो जाती है। तो केरल इंपोर्टेंट रहेगा, और कर्नाटक वाला, वो केरल वाला एरिया, और तमिलनाडु कर्नाटक ये है पूरा फेमस ही। पर केरल सबसे टॉप पे रहेगा, कर्नाटक नहीं याद करना है, क्योंकि रबड़ के पेड़ को थोड़ा पानी चाहिए
होता है, तो पानी तमिलनाडु में तो कम बरसता है, क्योंकि जो मानसून आता है केरल और कर्नाटक वाले एरिया में काफ़ी अच्छा आता है, तो केरल रहेगा टॉप पे, तब तमिलनाडु लगाएंगे, ऐसा याद रखना है। तो केरल में 90% तक रबड़ जो होती है केरल में। और इन दो फैक्ट से ही आ सकता है कि उत्पादन हम कौन से में उत्पादक, तो हम उत्पादन करते हैं विश्व में तीसरे नंबर पे, पर उपभोक्ता खर्च करने में, उसका यूज करने में हम चौथे स्थान पे। रबर बोर्ड कहाँ है, तो रबर बोर्ड जहाँ पे रबर सबसे ज्यादा उत्पादित होगी वहीं रबर बोर्ड होगा। तो कोट्टायम केरल में रबर बोर्ड है। और ये रबर बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि ये व्यापार होता है रबड़ का और उद्योग होता है, तो इसके अधीन है। रबड़ का जो निकाय है वो मतलब कब बना था, सांविधिक गठन कब हुआ था, तो 1947 में एक अधिनियम आया था। और इसकी संरचना में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। और इसमें कितने प्रतिनिधि होते हैं, 28 तक। रबर बागान मूल स्थान कहाँ है रबड़ का, तो अमेजोन है। तो जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये अमेजोन के जंगल, तो अमेजोन के जंगल है, वहां पे रबड़ सबसे मूल स्थान है, मतलब वहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर जो औपनिवेशिक शक्ति आई तो ब्रिटिशों ने देखा कि अमेजोन में भी उष्णकटिबंधीय और भारत में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो वहीं से अफ्रीका और एशिया में ये ले आए थे। और लेटेक्स से पाया जाता है, ये हमने देख लिया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, वर्षा काफी अच्छी चाहिए होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर। तो अगर इतनी वर्षा चाहिए होगी तो तमिलनाडु में तो होना थोड़ा मतलब टॉप पे तो नहीं होगा, तो केरल पे होगा, ऐसे याद कर लेना। टेम्परेचर कैसे चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए, 25 से 20, 25 35 ऐसे बीच में चाहिए, मतलब अच्छा। तो ये और अब ये होगा कहाँ, तो इतनी वर्षा जहाँ होगी 200-300 सेंटीमीटर, वहाँ पे कौन सी मिट्टी डेवलप होती है ज्यादातर, लेटराइट मिट्टी। तो जहाँ पानी बरसता है वो, जहाँ ज्यादा पानी होता है वहाँ कौन सी मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी, जो काजू वगैरह के लिए फेमस होती है। तो लेटराइट इस एरिया में मिट्टी होगी, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा केरल में और अच्छा होता है। तो ये हुआ। अगला है ट्राजन के बारे में, ट्रजन। तो ये क्या है ट्रजन, तो टार्जन जैसा नाम लगेगा ना, ट्रजन करके, तो ऐसे ही याद कर लेना उसी से इसे। तो ये एक हुआ क्या करता था कि पहले प्राचीन रोम में एक विशाल सेना का हिस्सा हुआ करता था, मतलब एक प्राचीन रोम हुआ करता था, जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, वहां विशाल सेना एक राजा ने रखी थी। तो वहीं से ये नाम स्टार्ट हुआ है ट्रजन करके। तो रोम के एक महान सम्राट थे जिनकी अपनी सेनाएं विकसित करी थी, और उन्हीं सेनाओं को कहा जाता था ट्रजन्स कॉलम। तो ट्रजन्स कॉलम कहा जाता, तो वहीं से ये शब्द आया। तो उनके पास हथियार, बड़े अच्छे अच्छे हथियार हुआ करते थे रोमन साम्राज्य का। तो भारत और फ्रांस ने क्या किया है, संयुक्त रूप से इस ट्रजन का विकास किया है। ऐसी एक गन वाली एक ये गाड़ी है, मतलब ये गन वाला है, ये मिसाइल सिस्टम, तो इसे विकसित किया। अब अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, तो हमने ये मिसाइल सिस्टम जो है गन वाला, ये दिया है, निर्यात किया है अर्मेनिया को। तो क्या समझ में आया, ट्रजन एक कहाँ से निकला है, रोमन साम्राज्य के राजा ने एक सेना बनाई थी, उनसे ये शब्द निकला था। तो अगर रोमन साम्राज्य ने निकला तो यूरोप से नाम कनेक्ट होगा, इसी वजह से हमने फ्रांस के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है, और इस गन को, और ये हमने अर्मेनिया को भी बेचा है गन, इस वजह से ये भी चर्चा में चल रही है। तो भारत और फ्रांस द्वारा विकसित है। भारत की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, और फ्रांस की भी एक है KNDS का, फ्रांस के द्वारा निर्मित है। भारत ने निर्माण किया है। स्वचालित लोडिंग प्रणाली से ये लैस है। गोला बारूद के प्रकार के आधार पर 40 किलोमीटर से अधिक का ये वार कर सकती है, मतलब बहुत दूर तक की रेंज है इसकी, 40 किलोमीटर सोचो। और उसके बाद है भारत के शीर्ष रक्षा निर्यातक, मतलब ग्राहक, हम जिन्हें ज्यादा भेजते हैं इस गन को, तो अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया। फ्रांस के साथ तो मिलकर बना ही है, पर बनती तो भारत में ही है। तो अमेरिका, फ्रांस, और अब हम किसे बेच रहे हैं, अर्मेनिया को बेच रहे हैं। इसे, इसकी महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसे दलदली एरिया, ऊंचाई एरिया कहीं पे भी सेट कर सकते हो। तो इसे, ये समझ में आया ट्रजन को हमें कैसे याद कर लेना, न याद हो टार्जन से। वो गाड़ी होती, ये भी गाड़ी वाली गन है एक तरीके से। अब भारत अर्मेनिया और भारत अजरबैजान। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में देखें, तो एक एरिया, अब अर्मेनिया को हमने ये गन बेची है, और अजरबैजान उसी के पास है। तो पहले दोनों की मैपिंग देखते, तब इनकी स्टोरी देखते। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की अभी। ये है कौन सा, कैस्पियन सी, ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ये है कैस्पियन सी। और उसके बाद ये वाला एरिया है ब्लैक सी, काला सागर जो है, जो चर्चा में भी चलता रहा है रसिया यूक्रेन की वजह से। इसके बीच में जो ये एरिया है, यहीं पे है कौन सा एरिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। अब इस मैप में देखते हैं, हमने ये देख लिया, हम एरिया किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाले एरिया। अब ऊपर की तरफ ये हमें रसिया दिख रहा है, बीच में ये कॉकेकस माउंटेन, इस वाले एरिया में कॉकेकस माउंटेन है, सबसे ऊंचे माउंटेन्स है इस एरिया के। अब इधर की तरफ कुछ कंट्री हैं, जैसे कि कैस्पियन सी से लगी है अजरबैजान, और इधर की तरफ जो ब्लैक सी से लगी है जॉर्जिया,
और जॉर्जिया और अजरबैजान दोनों लगे हैं मतलब सी से, और उसके बीच में है अर्मेनिया जो कि ये लैंडलॉक है। तो हमने किसे बेचा है ये अभी अर्मेनिया को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा इनकी हिस्ट्री जानते हैं। तो अर्मेनिया और अजरबैजान, जो अर्मेनिया और अजरबैजान है, इनका एक एरिया है, दो एरिया है स्पेशली, उनके कारण यहाँ काफी विवाद रहता है। एक है नक्चिवन, नक्चिवन जी अजरबैजान का, देखने से क्या लगेगा अगर मैप में गौर से देखो तो ये एरिया इधर से पूरी तरफ से घिरा है किससे, अर्मेनिया से, जबकि एरिया पर कब्जा किसका है, अजरबैजान का, और जबकि आसपास अजरबैजान है नहीं, इधर है। ऐसे ही ये एरिया है, ये नगोर्नो काराबाख वाला एरिया, इसे लेकर भी विवाद है। तो दो इन दोनों के राज देशों के बीच में जब बात होगी तो दो चर्चाएं काफी रहेंगी। कौन सा, एक नगोर्नो काराबाख एरिया है इन दोनों के विवाद का कारण, और एक है नक्चिवन एरिया। नक्चिवन किसके पास है, अजरबैजान के पास है। अब अजरबैजान की राजधानी है वो बाकू है, और अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। तो हमने ये इनकी लोकेशन भी देख ली, अब मैपिंग है। और हम क्या बेच रहे हैं इन्हें, अपना क्या दे रहे हैं, अपने दे रहे हैं हम इन्हें गन, इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है अर्मेनिया। अब इनके बारे में थोड़ा और देखें, तो अगर अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान ये दक्षिण में कॉकेकस माउंटेन के दक्षिण में, ये एरिया कॉकेकस माउंटेन है, तो कॉकेकस माउंटेन की पहाड़ी के दक्षिण में ये एरिया है। यहाँ ज्यादातर जो आबादी है वो अर्मेनिया की आबादी पाई जाती है। तो नगोर्नो काराबाख वाला एरिया ये हमें मिला। इस नगोर्नो काराबाख वाले एरिया में जनसंख्या कौन सी है, जनसंख्या इसमें पाई जाती है अर्मेनिया की। तो ये थोड़ा अलग सा लगेगा ना, ज्यादातर जनता अर्मेनिया की है, पर एरिया किसके कंट्रोल में, अजरबैजान के कंट्रोल में है। तो ये अलग है। ऐसे ये वाला एरिया ये अर्मेनिया की तरफ पड़ता है पर कंट्रोल में अजरबैजान की, तो मेनली कंट्रोल ज्यादा किसका है, अजरबैजान का। तो ये समझ में आया। अब अर्मेनिया और अजरबैजान में थोड़ा और अंतर देखते हैं। अब अर्मेनिया जो ये वाली कंट्री है, यहाँ पे रहते हैं ईसाई लोग, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, ईसाई लोग। और ये अजरबैजान का जो एरिया है वो एरिया है मुस्लिम बहुल। तो ये एरिया मुस्लिम बहुल है और ये एरिया एशियाई बहुल है। अब समझ में आ रहा होगा लड़ाई क्यों हो रही है। तो अर्मेनिया में ईसाई जनता है और इधर मुस्लिम जनता है। और ये पूरा हिस्सा ही पहले यूएसएसआर का हुआ करता था, जो पूर्व सोवियत संघ था उसी का ये हिस्सा हुआ करता था। अर्मेनिया इधर पड़ गया, अजरबैजान इधर, ये टूट गया, बीच वाला एरिया तब से ये विवाद में चल रही। तो सोवियत वाला एरिया जब काल हुआ करता था, सोवियत काल में 1920s के आसपास, तो स्टालिन जो हुआ करते थे, सबने नाम सुना होगा स्टालिन का। तो स्टालिन हुआ करते थे जो कंट्रोल जिनका सोवियत यूनियन पे हुआ करता था, उन्होंने इस एरिया को, जो नगोर्नो काराबाख वाला एरिया है, ये अजरबैजान का हिस्सा घोषित किया था। जबकि यहाँ पे जनता किसकी थी, अर्मेनिया की थी। अब विवाद होगा कि नहीं होगा, अजरबैजान को दे दिया स्टालिन ने, पर जनता किसकी थी, अर्मेनिया की थी। तब से ये विवाद चल रहा है। फिर जब स्वतंत्र हुआ तब भी यही हुआ। स्वतंत्रता के बाद नगोर्नो काराबाख ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और इन्होंने कहा हम तो भाई अजरबैजान के साथ नहीं जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे, अर्मेनिया के साथ जाएंगे। अजरबैजान इसे स्वीकार करेगा, इन्हें जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो अजरबैजान ने इन्हें जाने नहीं दिया। उसके बाद 1991 से लेके 1994 तक खूब इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। 94 में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, पर समस्या तो हल नहीं हुई है। तो 6 सप्ताह तक फिर 2020 में अभी 6 सप्ताह तक इनके बीच में फिर युद्ध चला था, नगोर्नो काराबाख। इसी टाइम फिर क्या हुआ, अजरबैजान ने तुर्की के समर्थन से, क्योंकि अजरबैजान कैसा है, मुस्लिम बहुल कंट्री है, और ये रहा टर्की, टर्की मुस्लिम साम्राज्य में अपनी मतलब वैसे ही चाहता है कि हमारा थोड़ा प्रभाव ज्यादा बढ़े। तो टर्की ने सपोर्ट किया अजरबैजान का 2020 में। और अर्मेनिया के काफी हिस्सा, जो नगोर्नो काराबाख के बड़े हिस्से पर इन्होंने और ज्यादा पे कब्जा कर लिया। राष्ट्र में रूस ने इसकी मध्यस्थता करा दी थी। अब अभी अगर बात करेंगे तो अजरबैजान का नगोर्नो काराबाख पे पूरा एरिया पे कंट्रोल है। और अर्मेनिया के लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में अर्मेनिया के लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ही, अरे इधर की तरफ आएंगे, क्योंकि नगोर्नो काराबाख पे कंट्रोल इसका हो गया। तो ये इसके विवाद का कारण है। तो टर्की अगर पूछा जाए तो सपोर्ट किसका कर रहा है, तो टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान का। और रूस अर्मेनिया का पारंपरिक मित्र है। रूस किसका मित्र है, अर्मेनिया का। तो रूस थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करता है, थोड़ा अर्मेनिया का। और हमने भी अपना हथियार किसे दिया है, अभी अर्मेनिया को ही दिया है। तो ये आप पूरा बैकग्राउंड समझ में आया होगा इसके बारे में। तो ये इनके बीच की बातचीत थी। अब अर्मेनिया का देखें तो कॉकेकस के, अब हमने पूरा हिस्ट्री समझ ही ली, ज्योग्राफी भी देख ली, तो कॉकेकस के एरिया वाला ये है, कॉकेकस माउंटेन है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है, माउंट अरारात है। इधर की तरफ कौन सी एक चोटी है, अर्मेनिया की, एक पहाड़ी देश है जहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अरारात है। अब अजरबैजान वाला एरिया क्यों और फेमस है, तो उत्तर पश्चिम में अभी देखा हमने कॉकेकस है, और यहीं पे एक एरिया है जो भारत अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्सा के रूप में जानता है। उत्तर दक्षिण गलियारा का मतलब क्या हो, भारत सोचता है कि इधर से जाके हम क्या कर सकेंगे, इधर से जाके इस वाले एरिया में अगर हो जाए कंट्रोल, का मतलब रास्ता है, तो हम इधर ट्रेड अच्छा हो सकता है ना, ऐसे ऐसे इधर से के चले आओ, जैसे कैस्पियन ब्लैक सी के आसपास से होते हुए पूरा ट्रेड कर लो, या इससे इधर चले आओ। तो यही है उत्तर दक्षिण वाला जो परिवहन मार्ग, इंसेक्ट INSTC का हिस्सा है। यहाँ पे माल ढुलाई जहाज और ये वाले एरिया को करना है। तो भारत ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए बना रहा है ये रूट, ये वाला रूट और ये वाला रूट। तो ये बनने हैं, तो ये वाली अभी चलता है। अजरबैजान जो ये वाला है, अजरबैजान जो मुस्लिम वाला बहुल है, वो संघाई सहयोग संगठन का भी संवाद भागीदार के रूप में जाना जाता है। तो हमने मैप भी देखा, हिस्ट्री भी देखी, सब इनका देख ला। अगला है SST। अब SST कौन सा है ये, कि प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे सोचो, कल्पना करो कि कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो शेयर मार्केट में कोई अगर ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही वो एक स्टॉक को खरीदता है, उसने स्टॉक को खरीदा या स्टॉक को बेचा, और वैसे ही क्या होगा, एक छोटा सा शुल्क उस पर लगेगा, मान लो 0.1 0.5 ऐसा कुछ। तो एक छोटा सा शुल्क लगेगा, ये शुल्क जा रहा है सरकार के पास। कहाँ जाएगा, जो कटेगा केवल खरीदने बेचने पर, ये शुल्क कहाँ जा रहा है, सरकार के पास। तो यही पैसा जो कट रहा है लेने और बेचने पे, इसे ही कहा जाता है प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी मतलब शेयर, ट्रांजैक्शन जो खरीद रहे बेच रहे हो, टैक्स जो लगेगा। तो प्रतिभूति लेन देन कर है। अब सरकार में हुआ क्या, इसकी वृद्धि हुई है। हालांकि दुनिया भर में ये टैक्स बहुत कम लगता है, ना के बराबर कहीं कहीं लगता ही नहीं है। भारत में शेयर मार्केट में ही काफी ज्यादा लगता है। तो शेयर मार्केट की अस्थिरता के बावजूद अभी इसकी 75% से अधिक बढ़ गया है। तो ये टैक्स काफी संग्रह बढ़ा है, तो सरकार को तो फायदा हुआ है। हालांकि इसकी आलोचना हो रही है कि हर जगह टैक्स बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये है। तो हमने देखा ये क्या है। अब देखें ये प्रत्यक्ष कर होगा, प्रत्यक्ष कर होगा तो नॉर्मल सी बात है, सीधा कट रहा है अकाउंट में से। तो ये कैसा होगा, प्रत्यक्ष कर है। कहाँ लगता है, शेयर बाजार पे लगता है। कब लागू होगा, शेयर को खरीदेंगे, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, ये सब मार्केट के जो चीजें हैं, चाहे शेयर हो, डेरिवेटिव हो, म्यूचुअल फंड हो, अन्य प्रतिभूति हो, सब पे ये लगेगा। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना क्यों लगाया जाता है, सरकार कह रही है पारदर्शी रहेगा, सब बढ़िया से रहेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स चोरी नहीं होगी, निवेशकों के माध्यम से राजस्व भी बढ़ सकेगा। तो ये, अब ये आया कब था, तो 2004 में सरकार इसे STT को पेश किया गया था, जब पी चिदम्बरम हुआ करते थे वित्त मंत्री। तो चिदम्बरम जब हुआ करते थे, तब ये आया था 2004 में शेयर बाजार के लिए। और ये कैपिटल, लक्ष्य क्या था, कैपिटल कैपिटल जो गेन टैक्स होता है, मतलब जो कमाई कमाई कर रही है व्यक्ति, शेयर पे कमाई कर रहा है, उस पर ये लगने था। तो ये वाली चीज हो गई, तो हमने देखा ये। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर हमने देख लिया, छोटा सा शुल्क है, मार्केट में ये लगता है, और कहाँ जाएगा, सीधा सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास। उद्देश्य क्या होता है, लेन देन में अर्जित लाभ है, उससे पूंजीगत लाभ कर से बचने से रोकना था। मतलब अगर किसी को बड़ा लाभ होता है, जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो करोड़ों कमा रहे, तो उन पे कुछ चार्ज लगाने के लिए लाया गया था। अब प्रतिभूति लेन देन कर का वितरण, वितरण कैसा है, तो कर योग्य किस किस पे लगता है, तो इक्विटी हो जो डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह में खरीदते हैं, तो एक तो होता है शेयर मार्केट, शेयर म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे, जैसे दिन में मार्केट में, शेयर मार्केट में कुछ खरीदे और बेचे जाते हैं, जो कम पे मिल जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उन पे डेरिवेटिव कहा जाता है। इक्विटी जो होती है शेयरों पर जो लगता है लेन देन, केवल शेयर पर, तो केवल इक्विटी आधारित लेन देन शेयरों पर STT लगता है। तो हमने क्या देखा, इक्विटी पे लगेगा, डेरिवेटिव पे लगेगा, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, और उसके बाद है इक्विटी पे लगेगा। कौन सी इक्विटी पे लगेगा, जो शेयरों की होगी उस पे ये लगे। अपवाद किस पे नहीं लगे, अब देखो ऑफ मार्केट लेन देन, मार्केट के बाहर लेन देन कर रहे हो उस पे कैसे लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। कमोडिटी कोई वस्तु खरीद रहे, मुद्रा का लेन देन कर रहे हो, हर चीज पे थोड़ी ना लगेगा, तो इन पे ये नहीं लगेगा। तो STT अभी कितना है, लगभग होता है 0.1 0.5, ऐसा बहुत कम होता है। तो ऐसे, तो ये हो गया इसके बारे में। अगला जो मैप है, वो अगला जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल है एक चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य को लेकर। तो ये भी चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये रहा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वाला है, तो चिंचोली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको लेकर अभी ये चर्चा में चल रहा है। तो ये कहाँ है, सबसे पहली चीज तो अगर हम इसे मैप में लोकेट करें, तो ये वाला मैप किसका है, कर्नाटक का ये मैप दिखेगा हमें। तो ये कर्नाटक का मैप चूंकि दिख रहा है, ये क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बिल्कुल उत्तर की तरफ ये वाला मैप, मतलब ये वाली जो लोकेशन पड़ेगी चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की। तो ये वाला देखा। अब ये जगह की एक विशेषता है, क्या विशेषता है,
कि कर्नाटक का पहला 2011 में इसे सूखा क्षेत्रीय वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, क्योंकि ये बीच वाले एरिया में लग रहा है वर्षा ऐसा नहीं लगता इस एरिया ही में ज्यादा होती है, तो इधर वर्षा कम होती है। तो सूखा क्षेत्रीय जो अभयारण्य होता है, तो सूखा क्षेत्रीय अभयारण्य ये घोषित किया गया था कर्नाटक का पहला, कौन सा, चिंचोली। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछ लेगा तो ये वन्यजीव अभयारण्य, तो ये इसकी विशेषता रहेगी। स्थिति कहाँ है, ये वाला एरिया अगर देखेंगे तो ये एरिया कलबुर्गी जिला है। तो कलबुर्गी जिला है। और नदी वाला बेसिन कौन सा है, तो ये नदी जो दिख रही है, ये वाला नदी, ये गोदावरी नदी है। ये कौन सा है, तो गोदावरी नदी के बेसिन के आसपास है। वन कौन से होंगे, चूंकि अभी देखा शुष्क वाला एरिया का ये पहला है, तो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पर मिलेंगे, क्योंकि ये बीच में एरिया में वर्षा इधर ही हो जाती है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है तो वर्षा इधर तो होती नहीं आ रहा। तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और चिंचोली अभयारण्य का हिस्सा मेलाघाट पहाड़ियां हैं, जो जैव विविधता की, यहीं पे एक पहाड़ियां, उनका नाम क्या रखा गया है, मेलाघाट पहाड़ियां। तो मेलाघाट पहाड़ियां, यहाँ पे एक मूलापुर झील भी है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें, मेलाघाट थोड़ा याद भी रख सकते हैं, तो ये है। अगर यहाँ पे वृक्ष वगैरह देखेंगे तो सागौन का यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलता है। बबूल हुआ, क्योंकि ये थोड़े कम पानी में भी उग जाते हैं, तो सागौन बबूल है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ जयकाल, लियोपर्ड, मतलब तेंदुआ वगैरह काफी पाए जाते हैं। तो शुष्क एरिया है, यहाँ पे झील, नदी जो है उनसे ही जो कुछ है पानी प्राप्त होता है, वर्षा तो कम ही होती है इस एरिया में। तो ये हमने देख लिया। तो कर्नाटक में ये भी चर्चा में चल रहा था। अब है क्यों इधर, तो करना वन्य जीव विभाग ने कर्नाटक और तेलंगाना सीमा पर चिंचोली वन्य जीव के अंदर एक जनजाति रहती थी, हेमलेट मतलब जो झोपड़ी टाइप के बना के घर में रहते हैं, सेरीबीन, सेरीबी कनहल्ली टांडा। तो सेरीबिन हलकल्ली टांडा पूछ लेगा कहाँ के निवासी हैं, तो ये चिंचोली वन्यजीव के निवासी हैं। इनको पुनर्वास किया गया, मतलब इनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में वन्य जीवों को सुरक्षा करनी है, तो इस वजह से। तो सेरीबिकन हल्ली अगर पूछ लेगा, सेरीबिकन हल्ली टांडा कहाँ के निवासी हैं, तो कैसे निवासी हैं, तो ये इसी एरिया के चिंचोली, मतलब कर्नाटक वाले एरिया के निवासी। तो इन्हें इस समझा के क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कालबुर्गी जिला देख लिया, शुष्क वाला एरिया भी देख लिया। इस एरिया को तेलंगाना का ऊटी कहा जाता है, तेलंगाना का ऊटी। यहाँ पे चंद्रमपल्ली एक बांध भी है जो भीमा नदी के तट पे है। तो चंद्रमपल्ली बांध भी है इस एरिया में। आदिवासी समुदाय भी देख ही लिया, ये आदिवासी समुदाय है यहाँ पे। लम्बानी टांडा, इधर भी देखो टांडा, तो लम्बानी टांडा अब में एक समुदाय भी है, लम्बानी टांडा नाम का समुदाय, वो भी इन जंगलों में रहता है। तो कोर में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा 21 जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स।